देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक पल में रूह कांप जाए। ये कहानी कालवास की है और कालवास एक ऐसी भयानक शक्ति है जिसका नाम भी घर में लेना कितना भयानक होता है। यहाँ तक कि घर वाले भी इस चीज़ का नाम सुनते ही डर से कांप उठते हैं। तो दोस्तों, जिस चीज़ का नाम सुनने से ही लोग डर के मारे कांप जाते हैं, सोचिए ज़रा, तो अगर वो किसी भी घर में एक साय के रूप में मौजूद हो तो कितना भयानक होगा। ये कहानी उड़ीसा की है। उड़ीसा के घर में रहने वाले दिनेश जी के घर में कालवास की एक भयानक आत्मा थी और उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था। इस सफ़र में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन इस भयानक आत्मा से वो कभी पीछा नहीं छोड़ पाए। तो आइए जानते हैं कालवास क्या होता है और आखिर इसका भयानक रूप किस तरह का होता है। दिनेश जी ने किसी तरह से उस भयानक शक्ति से पीछा छुड़वाया और किसी तरह से अपनी जिंदगी को सुरक्षित किया। तो आगे की कहानी में आपको दिनेश जी के पॉइंट से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और मैं उड़ीसा में रहता हूँ। ये कहानी है साल 2003 की। मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था, तो मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आती है। लेकिन फिर पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे घर में अचानक से कुछ अजीब अजीब होने लगा, जैसे कपड़ों से भरे हुए संदूक के अंदर अपने आप ही आग लग जाती। और भी ऐसी कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी जिनका एहसास होते ही हमें ये तो आभास हो गया था कि हमारे घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हम उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं पूरे तरीके से विश्वास करने लगा कि हमारे घर में भी किसी बुरी आत्मा का साया है। हुआ कुछ ऐसा था कि वो अंधेरी रात थी और ठंड का समय था। रात को मैं अपने बिस्तर पर सोया हुआ था और मेरे सारे के सारे घर वाले आज बाहर शादी में गए हुए थे और मैं अकेला ही घर में पड़ा था। टीवी देखते वक्त पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक ही मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे शरीर पर अपने कोमल हाथ फेर रहा है। और ये नज़ारा एक अकेले इंसान को डराने के लिए काफ़ी होता है। और उस वक्त मैं इतना ज़्यादा सहम गया था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। लेकिन तभी हमारे घर में पड़ी टीवी के बगल वाली खिड़की एकदम से खुल गई और जैसे वो खिड़की खुली तो मुझे सफ़ेद कपड़ों वाला कोई आदमी दिखा। उसे देखते मैं फटाक से उठा और अपने घर के बाहर पहुंचा। तो मैंने देखा कि वहाँ आदमी तो दूर की बात थी, किसी के निशान तक नजर नहीं आ रहे थे। ऊपर से आज मैं अकेला घर में था तो मेरे अंदर डर का होना एक लाजमी सी बात थी। उसके बाद मैं वापस आया तो मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है, और यही सोचकर मैं वापस से घर में आकर टीवी को देखने लगा। उस वक्त मैं एक हॉन्टेड मूवी देख रहा था, तो मुझे लगा कि मूवी देखने के कारण ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम अपने दिमाग में जिस चीज़ को देखते हैं वही हमारे साथ घट जाती हैं। यही सोचकर मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन वास्तविकता को हम कितनी देर तक छुपा कर रख सकते हैं। फिर एक बार मुझे ऐसा ही लगा कि कोई मेरे आजू बाजू में है और वो मुझे एकटक घूरता ही जा रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। फिर पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे हल्का हल्का डर लगने लगा था। मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। फिर एक बार मैं वापस से उठा और मैं हमारे घर के अंदर रखे हुए फ्रिज के पास पहुंचकर पानी की बोतल निकालने लगा। जैसे मैंने फ्रिज खोला तो मैंने देखा कि अब फ्रिज की लाइट फ्लिप करने लगी है। ये देखकर मुझे लगा कि शायद आज लाइट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन बाहर की लाइट तो ठीक थी। फिर इसके अंदर कैसे खराबी हो गई। मैंने पानी की बोतल उठाई और जैसे ही मैंने फ्रिज के बटन को ऑफ करने की कोशिश की तो मुझे पीछे से बहुत ही ज़ोरदार एक धक्का लगा। धक्के के लगते ही मैं फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से पर गिरा, जिससे मेरे पेट में बहुत ही गहरी चोट लग गई। उस वक्त मैंने मुड़कर पीछे भी देखा था, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। सच कहूँ तो उस वक्त मैं पूरी तरीके से जान गया था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। और फिर उसके बाद से भयानक घटनाओं का घटना हमारे लिए तो एक आम बात हो गई थी। हालांकि अभी भी मैं इसी झूठ में जी रहा था कि ज़रूर मुझे कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैंने रात को एक भूतिया पिक्चर देख ली थी और उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर चला गया था। लेकिन अब मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया कि मैं किसी को बताने के लायक भी नहीं था। फिर उसके आधे घंटे बाद मेरे सारे के सारे घर वाले घर में पहुंच गए। उनके घर में पहुंचते ही मैंने उन सभी को मेरे साथ हुई इस घटना के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर वो भी डर गए। लेकिन उन्हें भी ऐसा ही लगा कि आजकल मैं भूतों की फिल्म कुछ ज़्यादा ही देखता हूँ, तो मेरे साथ इस तरह की घटना होना एक गलत फहमी है
और उन्होंने मुझे शांत कर दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको कैसे समझाऊं कि मेरे साथ जो हुआ है वो कोई गलतफहमी नहीं बल्कि एक हकीकत है। कोई मेरी बात को समझ पाने के मूड में नहीं था। उस रात तो उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो होने वाला था वो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा भयानक और डरावना सफ़र था जिसके बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह होने वाली थी। सुबह हुई तो हमने देखा कि अब घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जहाँ पर रात में हमने घर को सही सलामत छोड़ा था तो अब घर की रसोई में सारे के सारे बर्तन इधर से उधर बिखरे हुए थे। हमें तो साला ये माजरा समझ में नहीं आ रहा था कि आज यहाँ पर हो क्या रहा है। पूरा का पूरा घर बर्तनों से भरा पड़ा था, चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था और जब घर वालों ने इस हालत को देखा तो उन सभी को ऐसा लगने लगा जैसे कि घर के अंदर कोई चोर घुस गया हो। लेकिन हमें तो कोई भी नजर ही नहीं आया। रात में हुई पूरी घटना के बारे में बताने के बावजूद भी उन्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि किसी चोर या फिर डाकू ने ऐसा किया है और शायद उसने कोई सामान भी चोरी किया होगा। लेकिन घर की सारी चीज़ों की तलाशी लेने के बाद हमें पता चला कि कोई भी सामान चोरी नहीं है। फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि सारे के सारे बर्तन एकदम से बिखर जाएंगे, कपड़े इधर उधर गिर गए। यह किसी की तो हरकत है। तभी हमने अपने बाबूजी पर शक किया क्योंकि वो शराब के नशे में ऐसा ही करते हैं। लेकिन बाबूजी रात को 10:30 बजे लेट गए थे। फिर ऐसा कैसे हुआ? धीरे धीरे वो दिन भी बीतने लगा। ऐसा नहीं था कि ये सब हमारी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था। इससे पहले भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब चीज़ों का एक निश्चित काल समय होता है। शायद इस काली शक्ति के उभरने का भी वो समय अब होने वाला था। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और अब 2-3 दिन भी बीत गए। फिर से सब कुछ नॉर्मल होने लगा और हमें लगा कि अब सब कुछ पहले की तरह ही हो गया है। लेकिन हम नहीं जानते थे कि आने वाली हर एक चीज़ हमारे लिए भयानक सिद्ध होने वाली है। जिस तरह से मैंने इन दिनों अपने घर की हालत को देखा था, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि हमारे घर की हालत के खराब होने के पीछे किसी अजीब चीज़ का हाथ है। कर अब जब सब चीज़ नॉर्मल हो रही थी तो इन चीज़ों पर ध्यान देना भी ठीक नहीं था। एक रात जो अंधेरे की पूरी रात थी, आसमान में चांद की जगह पर टिमटिमाते हुए तारे नजर आ रहे थे। पूरा माहौल एकदम अंधेरी स्थिति में डूबा हुआ था। तो उस वक्त एक अजीब सी चीख ने मेरे दिल में तहलका मचा दिया। दरअसल मुझे लगा कि हमारे घर के अंदर कोई ज़ोर से चिल्लाया है। उस रात भी मैं अपने बिस्तर पर सोया हुआ था क्योंकि मेरे मम्मी और पापा का अलग रूम है और मेरा एक दूसरा रूम है और उन दोनों मेरी पत्नी बबीता भी अपने मायके गई हुई थी। तो इस तरीके की आवाज़ सुनते ही मेरे दिल में डर सवार होने लगा। मैं उसी वक्त अपने बिस्तर से उठना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बिस्तर से नीचे उठ जाऊं। और तभी जब मैंने अपने मुंह से कंबल उठाया तो मुझे दरवाजे के पास सफ़ेद कपड़े वाला एक आदमी दिखा। उसे देखते मैंने कंबल को वापस ओढ़ लिया, लेकिन फिर मेरी कंबल अचानक से नीचे की तरफ खिसकने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कंबल को पकड़कर खींच रहा है। मैंने अपने कंबल को एकदम कसकर पकड़ लिया। मैं किसी भी हालत में उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन सामने की ताकत मुझसे कहीं ज़्यादा बलवान थी। उसने मेरे शरीर के ऊपर से उस कंबल को हटा दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने उठकर अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। पता नहीं क्यों, लेकिन ये काली शक्ति मेरे पीछे पड़ी हुई थी। और अब तो मैं पूरे तरीके से विश्वास करने लगा था कि यहाँ पर ज़रूर किसी अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी की मौजूदगी हो गई है। मुझे किसी भी तरह से इससे पीछा छुड़वाना होगा। फिर मैं जल्दी से उठा और भागते अपने पापा के कमरे में पहुंचा। उस वक्त मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। जब पापा ने मेरी हालत देखी तो उन्होंने कहा, अरे बेटा क्या हुआ तुम्हें और इस तरह से क्यों हाँफ रहे हो? तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बात को सुनते ही मेरे पापा ने कहा, लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है। उन्होंने इतना कहा ही था कि मैं उनके ऊपर चढ़ते बोला, तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते जब मैंने खुद उस आत्मा को देखा है? और ऐसा नहीं है कि मैंने आज पहली बार देखा है, मैं उसे कई बार देख चुका हूँ, लेकिन तुम तो कभी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करते। इस बार मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि तभी मेरे पापा ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, शांत हो जाओ, मुझे मालूम है तुम सही बोल रहे हो। मैंने भी आज रात को एक अजीब सी चीज़ को देखा है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताकर डराना नहीं चाहता था। हमें ज़रूर हमारे घर का इलाज करवाना चाहिए, कोई काली शक्ति हमारे पीछे पड़ गई है। दोस्तों उस रात हम सभी काफ़ी डरे हुए थे और हमें नींद भी नहीं आई। फिर सुबह होते ही हमने स्नान किया और उसके बाद हम सभी गांव के पंडित के पास पहुंच गए। पंडित के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आप एक काम करना, रात होते ही 12 बजे के आसपास
अपने घर के बीच में एक नारियल को रख देना और खून की कुछ बूंदें भी उसके आजू बाजू में गिरा देना। उसके बाद जो दृश्य आपको देखने को मिले वो मुझे कल यहीं पर आकर बताना। और हाँ, याद रहे, उस नारियल के आजू बाजू मत भटकना और अपने आप को उन सभी चीज़ों से छुपा कर रखना है, क्योंकि अगर आप दिखाई दिए तो आपकी जान खतरे में फंस सकती है। उस पंडित की बात सुनकर मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने ये काम करने का फैसला कर दिया और उसके बाद हम सभी घर लौट गए। आज रात हमें वो करना था जो हमें पहले से काफ़ी ज़्यादा डरा रहा था, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उसके बाद मैं और मेरे पापा, हम दोनों ने ठान लिया था कि अब हम जानकर ही रहेंगे कि हमारे घर में कौन सी बला है जिसने हमें तबाह करने की सोच रखी है। उसके बाद जैसे तैसे रात हुई और रात के होते ही हमने उस काम को करना शुरू कर दिया जो हमें करना था। टोटके को करते वक्त हमारे जहन में काफ़ी ज़्यादा डर बैठा हुआ था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके मैंने एक नारियल लिया और रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास उस नारियल को मैंने घर के एकदम बीच में रख दिया। जैसे ही हमने नारियल को रखा तो उससे पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपनी उंगली की कुछ खून की बूंदें उस नारियल के ऊपर गिरा दी और उसके बाद जैसे वो खून नारियल के ऊपर गिरा तो मैंने देखा कि अब उस नारियल के अंदर हरकत होने लगी थी। वो नारियल एकदम से ही चारों तरफ घूमने लगा। उसको इस तरह से घूमता हुआ देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे और उस वक्त मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इतने में ही वहाँ पर मुझे एक बहुत ही भयानक परछाई नजर आने लगी। उस काली परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ कोई अजीब सी काली शक्ति है। और उसके बाद मुझे एक काला साया दिखने लगा। वो इतना डरावना था कि मेरी जुबान तक बाहर नहीं निकली। देखते ही देखते उस काले साए ने उन खून की बूंदों को चाट लिया। इस बेहद भयानक दृश्य को देखकर मेरा पूरा शरीर किसी बर्फ की सिल्ली की तरह जमने लगा। मेरी मम्मी ने मेरे हाथ को एकदम से ही पकड़ लिया और उस समय मेरा पूरा शरीर भी थर-थर कांप रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। इतने में ही वहाँ पर बहुत जोरों की हवाएं चलने लगी। हवाएं इतनी ज़्यादा जोर की थी कि हमारे घर के सारे बर्तन उथल पुथल होने लगे। ताजुब की बात तो ये थी कि उन बर्तनों की हमें आवाज़ तक नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब वहाँ की ध्वनियाँ एकदम से बंद हो गई हैं। आवाज़ इस तरह से बंद हो गई थी मानो कि सब कुछ साइलेंट हो गया है। अभी मेरे पापा भी मेरे बगल में ही खड़े थे कि तभी मेरे पापा ने कहा, आज मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो गया हूँ कि हमारे घर में एक ऐसी काली शक्ति है जिससे बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, या फिर यूँ कहें कि नामुमकिन होता है। पापा की बात सुनकर मैं हैरानी से बोला, ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि इतनी खौफनाक होती है? उस समय मेरे पापा ने मुझे बड़ी हल्की सी आवाज़ में कहा, कालवास, ये एक ऐसा नाम है जो कि हर किसी घर में नहीं लिया जाता। कहते हैं इस नाम को लेने से ही इंसान के साथ गंदी गंदी चीज़ें होने लगती हैं, लेकिन हमारे तो घर में इस चीज़ की मौजूदगी है। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा डरने लगा था। पापा की हर बात के अंदर मुझे बस घबराहट हो रही थी। तभी मैंने कहा, लेकिन पापा, हर चीज़ का कोई ना कोई तो इलाज होता है, ऐसा थोड़ी है कि कालवास जैसी भयानक ताकत का कोई इलाज नहीं है। तभी पापा ने बताया कि यह एक ऐसी शक्ति होती है जो हर घर को श्रापित बना देती है। ये तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते जब तक हम मौत के घाट नहीं उतर जाते। हालांकि एक भयानक चीज़ इसका इलाज कर सकती है। पापा भी पूरी तरह से इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वो पहले एक साधु के दरबार में सफाई कर्मचारी का काम करते थे। वो इन चीज़ों को ठीक ठाक जानते थे। पापा आज तक तंत्र मंत्र को तो नहीं सीख पाए, लेकिन वो जानते थे कि आखिर कौन सी शक्ति किस तरह की होती है। फिर पापा ने बताया कि हमें हमारे गांव के एक तांत्रिक से इस चीज़ का इलाज पूछना चाहिए, क्योंकि वो तांत्रिक एक उत्तम तांत्रिक होने के साथ साथ एक पापी भी हैं। दरअसल वो आत्मा को ही मार देते हैं, और आत्मा को मारने पर कितना पाप होता है ये सब अच्छे से जानते हैं। अब चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, मगर अब मैंने इस बात को ठान लिया था कि किसी भी स्थिति में मैं इस काली शक्ति से पीछा छुड़वा कर रहूँगा, इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसके बाद वो रात बीत गई, और उस रात के बीतते ही हम सभी वापस से उस साधु बाबा के पास पहुँचे। उस पुजारी बाबा के पास आते ही जैसे उसने उस नारियल को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एकदम से कहा, इस चीज़ का इलाज कर पाना किसी के बस में नहीं है। अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से जल्द अपने गांव के साथ साथ अपने सारी चीज़ों को त्याग दो और सन्यासी बन जाओ, क्योंकि सन्यासी बनने के अलावा और कोई भी चीज़ तुम लोगों को नहीं बचा सकती। तो फिर मैंने उस पुजारी बाबा से कहा, लेकिन बाबा जी, दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई तो इलाज होता ही है, फिर कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी इलाज होगा। जब पापा ने उस तांत्र के बारे में
उस पुजारी को बताया तो उन पुजारी बाबा ने कहा, देखो कोई भी तांत्रिक इस भयानक शक्ति से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। हाँ, एक जगह है जो तुम लोगों की उम्मीद बन सकती है, राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाह, जहाँ पर हर प्रकार के भूत को निकालने की क्षमता होती है। वहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है, तो वहाँ पर इसका इलाज हो सकता है। अगर तुम वहाँ पर चले गए तो शायद तुम बच सकते हो। पुजारी बाबा की बात सुनकर हमें लगा कि अब हमें अपनी एक आखिरी उम्मीद लेकर अजमेर के लिए निकलना चाहिए। अजमेर यहाँ से बहुत दूर था, लेकिन भारतवर्ष में अजमेर की दरगाह से अच्छी जगह कोई भी नहीं थी। वहाँ पर हर प्रकार के भूत को बड़े आसानी से निकाला जाता है। लेकिन कालवास एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक पूरी फैमिली के साथ साथ पूरे घर को बर्बाद करके रख देती है, और तो और वो चीज़ कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन दोस्तों, अब हम अपनी आखिरी उम्मीद लेकर राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाह अजमेर के लिए निकल पड़े। गाड़ी लेकर निकले थे तो वहाँ जाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन जैसे हम राजस्थान के अजमेर ज़िले में पहुँचे तो एक दिन तो वहाँ हमारा नंबर ही नहीं आया, और उसके बाद जब दूसरे दिन नंबर आया तो वहाँ के बाबा ने बताया कि आपकी समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और आपकी समस्या को सुलझाते सुलझाते बहुत वक्त लग जाएगा। इससे अच्छा है कि हम सभी आपके ही गांव चलते हैं। और फिर उसके बाद वो हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मुझे इस चीज़ की काफ़ी खुशी हो रही थी कि वो बेझिझक होकर अब मेरे साथ चलने को तैयार थे। मगर उसके बाद हम सभी अपनी गाड़ी से निकलने लगे। फिर किसी तरह हम अपने घर पर पहुंचे, और घर पर जाते ही हमने देखा कि हमारा घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। घर के अंदर की सारी चीज़ें टूट फूट चुकी थी और वहाँ पर काफ़ी सारा खून भी बिखरा हुआ था। तभी उन बाबा ने बताया कि इन चीज़ों का होना कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता ना करें, हम सब ठीक कर देंगे। उसके बाद उन्होंने हमारा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, और उन्होंने रात को ही वहाँ पर हमारे घर में एक गड्ढा खोदा और अपने साथ लाए हुए एक पाक पानी को उन्होंने उस गड्ढे में भर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने घर के कुछ सामानों को उस गड्ढे में डाल दिया, और इतना करने के बाद उन्होंने वो गड्ढा बंद कर दिया, जिससे कि वो सारा सामान उस गड्ढे में दब गया। और उसके बाद रात के करीबन 12:30 बजे के आसपास एक काला साया हमारे घर के ऊपर मंडराने लगा। फिर बहुत ही मुश्किल से उसे एक बोतल में कैद किया गया और वो उसे अपने साथ ले गए। लेकिन इस इलाज को करवाने में हमारी एक मोटी रकम खर्च हो गई। जिंदगी अब सही सलामत है, लेकिन आज भी वो चीज़ हमारे अंदर बैठी हुई है। कोई कहता है कि कालवास नाम की वो चीज़ कुछ दिनों के लिए हमारा पीछा तो छोड़ देगी, लेकिन उसके बाद फिर से हमारे साथ वही होने लगेगा जिसके डर में हम आज भी जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।